हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2013 जिसका पेपर 2015 और 16 में हुआ, उस भर्ती परीक्षा के पेपर को सॉल्व करेंगे। और उसमें से भी आज हम लोग राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सर्विस रूल्स या आरएसआर के संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, पदावधि के निलंबन का प्रावधान किस नियम में है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, विच रूल रिलेट्स टू सस्पेंशन ऑफ द लियन। लियन या पदाधिकार कहते किसे हैं, पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति खाली पद पे स्थायी नियुक्ति के लिए जाता है, परमानेंट पोस्टिंग जब किसी की होती है, तो उस पद पे उसका पदाधिकार आ जाता है। पदाधिकार का मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता हूँ, और गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करके मैंने कोई पद पा लिया। जैसे उदाहरण के लिए मेरे को एक पोस्टिंग मिल गई, मेरे को नाम दे दिया गया असिस्टेंट मैनेजर, ये पद मेरे को मिला। अब उसके बाद में यहाँ से मैं नई नौकरी के लिए तलाश करता हूँ। और नई नौकरी जब मैं जाता हूँ तो कई बार होते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, सही चैनल से जाना। तो मैं सरकार की अनुमति से अगली पोस्टिंग पे चला जाता हूँ, और अगली पोस्ट मुझे किसी दूसरी कंपनी में या दूसरी सरकारी संस्था में मिल गई, और वो पोस्ट मिली मैनेजर की। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने पुरानी नौकरी छोड़ दी, मैं नई नौकरी में चला गया। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं लियन या पदाधिकार। अगर मेरे पास पदाधिकार है तो किसी भी मोमेंट में वहां से अपने पुराने पद पे वापस आ सकता हूँ। तो पदाधिकार का मतलब है अपने पुराने पद पे अधिकार बनाए रखना, वापस आने का अधिकार रखना। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका प्रावधान किस नियम में है। आंसर होगा नियम संख्या 17, रूल नंबर 17। तो ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको नंबर याद होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो आपसे नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हर पेपर के अंदर सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। पेपर में से कुछ क्वेश्चन मुश्किल तो कुछ बेहद आसान होते हैं। ये बेहद आसान प्रश्नों में से एक है। अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी अर्न लीव्स, लीव की अर्निंग कैसे होगी। तो पहला कह रहा है बाय परफॉर्मिंग ड्यूटी, कार्य संपादन से, विभागाध्यक्ष के आदेश से, अधिकार से, या आवश्यकता अनुसार। तो छुट्टियां कैसे जनरेट होती हैं, आपके हिस्से में छुट्टी कैसे आती है। छुट्टियां अधिकार से पैदा नहीं होती, छुट्टियां आपका अधिकार होता ही नहीं है। फिर आता है, क्या विभागाध्यक्ष आदेश दे सकता है कि जाओ आपको आज के बाद में 300 छुट्टी मिलेगी। नहीं, गवर्नमेंट सर्विस में विभागाध्यक्ष छुट्टी की मंजूरी दे सकता है, लेकिन मेरे खाते में छुट्टी उनके कहने से नहीं आ सकती, मेरे अधिकार से भी नहीं आ सकती, और मेरी आवश्यकता अनुसार भी नहीं आ सकती। जैसे मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको एक साल में 365 दिन के अवकाश की आवश्यकता है, तो क्या मेरे खाते में आ जाएंगी? नहीं। अवकाश अर्जित करने का एक ही तरीका है, कमाने का एक ही तरीका है, वो है कर्तव्य संपादन। जब मैं ड्यूटी करता हूँ तो मुझे छुट्टी मिलेगी। उदाहरण के लिए सरकार ये कहती है कि एक साल के अंदर आपको 30 छुट्टियां मिलेंगी, तो वो 30 छुट्टी तब मिलेगी जब मैं 12 महीने नौकरी करूंगा। तो 12 महीने में सेवा दूंगा तो मेरे खाते में कितनी छुट्टी जुड़ जाएगी? 30। फिर इन 30 छुट्टियों को मैं मेरे अधिकारी की अनुमति से ले सकता हूं। लेकिन अगर इन 12 महीने में एब्सेंट रह जाऊं तो उस साल छुट्टियां कितनी आएंगी मेरे खाते में? जीरो। तो अवकाश का अर्जन कैसे होता होगा? कर्तव्य संपादन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 103। 103 क्वेश्चन कहता है, एक राज्य कर्मचारी अपने खाते में संपूर्ण सेवा काल में कितने दिनों का मैक्सिमम उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है। हाउ मेनी डेज लीव अ गवर्नमेंट सर्वेंट कैन सेव इन हिज अकाउंट एज ए प्रिविलेज लीव। तो या प्रिविलेज लीव या उपार्जित अवकाश आपके खाते में कितनी हो सकती हैं। सामान्यतः एक सरकारी कर्मचारी को एक साल में 30 दिन का उपार्जित अवकाश या प्रिविलेज लीव मिलता है। तो मान लो कि पहले साल आपके खाते में 30 दिन का अवकाश जुड़ा, अब दूसरा साल आ गया, आपने छुट्टी एक भी नहीं ली तो 30 दिन का और जुड़ जाएगा। इस तरह से जुड़ता जुड़ता इकट्ठा होता रहेगा। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस करने वाला व्यक्ति 30 साल की उम्र में नौकरी लगता है, तो एक साल में अगर 30 दिन की छुट्टियां मिले तो 30 साल में उसको कितनी छुट्टी मिलेगी? 900 दिन की। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हर साल उसके खाते में छुट्टियां जुड़ती रहें तो क्या अनंत तक या 900 दिन तक छुट्टियां वो अपने खाते में रख सकता है? नहीं। इसका रूल ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने खाते में मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 छुट्टियां रख सकता है। 300 से ऊपर अगर छुट्टियां उसके अकाउंट में हुई, तो जैसे मान लो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 11 साल कोई छुट्टी नहीं ली, तो 30 दिन की छुट्टी एक साल में, तो 330 दिन की छुट्टियां हुई। अधिकतम कितनी रख सकता हूं? 300। ऊपर की जो 30 छुट्टियां हैं वो मेरी बेकार हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी और जुड़ना बंद हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़ता नहीं है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करता है, इन 30 छुट्टियों के बदले में अवकाश का नकदीकरण या कैश पेमेंट ले लेता है और 300 छुट्टियां अपने खाते में जमा कर सकता है। सही जवाब होगा 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदेय अवकाश संपूर्ण सेवा अवधि में कितनी समय की सीमा तक सीमित रहता है। इसका मतलब है, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग लीव्स नॉट ड्यू। ये क्या चीज़ है?
मान लीजिए कि मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ और मैंने सारी छुट्टियां आजमा ली, लेकिन अब मेरे पास छुट्टी बची नहीं है। तो जब खाते में छुट्टी नहीं बची तो छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सरकार जितनी मेरे खाते में छुट्टी जमा है उससे ज़्यादा छुट्टी की परमिशन भी मुझे दे देती है। तो ऐसी छुट्टी जो अभी मुझे दे ही नहीं हुई, अभी ड्यू ही नहीं हुई, वो भी कई बार मुझे दे दी जाती है। फिर मैं आगे जाके जब नौकरी करूंगा तो अगले साल नौकरी करने से अवकाश जनरेट होंगे, अर्जित होंगे, अर्जित होने पे वो छुट्टी मेरे खाते से काट ली जाएगी। इनको हम लोग बोलते हैं लीव्स नोट ड्यू या अदे अवकाश। इनका नियम ये है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी पूरी सेवा काल में, पूरी लाइफ में 360 दिन से ज़्यादा की अदे अवकाश नहीं ले सकता, जो जनरली एक बार में 90 दिन से ज़्यादा नहीं होती। तो सही आंसर होगा 360 डेज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। अन्य कुछ शर्तों के साथ बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश की सीमा कितनी है? देखिए, बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं अडॉप्शन लीव। अडॉप्शन लीव कितनी ले सकते हैं? तो इस संबंध में राजस्थान सेवा नियम का रूल नंबर 103 है, जो ये कहता है कि चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए आप 180 दिन तक की छुट्टियां ले सकते हैं। तो पहले हमारे इस RSR में मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश भी इतना ही होता था, तो बच्चे को गोद लेने पर भी वही 180 दिन की छुट्टियां आपको दी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 106 क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी कर्मचारी इसमें से किस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करता? तो देखो, यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बच्चों को दिया गया। क्वेश्चन रखा गया परिवीक्षा, परिवीक्षा अधीन या परिवीक्षा अधीन प्रशिक्षणार्थी या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, तीनों नाम एक जैसे हैं, इसलिए बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसको समझने के लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि इन तीनों में डिफरेंस है। समझिएगा, प्रवीक्षा या परिवीक्षा या प्रोबेशन का मतलब होता है जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो नौकरी ज्वाइन करते ही सरकार जिस पोस्ट पे आप गए वहां पे आपको परमानेंट नहीं करती, कुछ दिन तक आपको काम करा के देखती है। आपका काम संतोषप्रद होता है, सेटिस्फैक्ट्री होता है, तो आपके ऑफिसर आपके बारे में प्रोबेशन रिपोर्ट बनाते हैं, सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार करती है, तब आपको उस पोस्ट पे परमानेंट किया जाता है। राजस्थान में कोई नई नौकरी पे जाता है तो 2 साल उसको प्रोबेशन पे रखा जाता है। अब सवाल ये है कि इनमें से छुट्टियां किसे नहीं मिलेंगी? तो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, प्रोबेशनर ट्रेनी, इसको किसी प्रकार की छुट्टी इसके अकाउंट में नहीं जोड़ी जाती। सिर्फ आकस्मिक अवकाश या कैजुअल लीव मिलते हैं, और आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव के अलावा इसको मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव मिल सकती है, बाकी कुछ भी इसको नहीं मिलता। अच्छा, अब बात आती है परिवीक्षा में परीक्षाधीन में फर्क क्या है। मान लीजिए कि मैं आज के दिन मैं एक बड़े पोस्ट पे हूं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं हूं AA के पद पे, या कोई और पोस्ट ले लेते हैं, मैं मान लो इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर से मेरा प्रमोशन होना है और मैं DSP बनने वाला हूँ। तो यहाँ से जब मैं यहाँ जाता हूँ तब भी मुझे कुछ दिन के लिए प्रोबेशन पे रखा जाता है, लेकिन ये नई नियुक्ति नहीं है। तो क्योंकि मेरी नियुक्ति नई नहीं है, मैं पहले से ही कन्फर्म हूँ, तो मुझे इंस्पेक्टर के पद पर जो छुट्टियाँ बेनिफिट मिलते थे वो तो मिल ही रहे थे, तो सब मिलते रहते हैं, तो वहाँ पर मेरे खाते में छुट्टियाँ भी जुड़ेंगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली DSP अपॉइंट होऊंगा तो मुझे 2 साल तक कोई छुट्टी अर्जित नहीं होगी। उसके बाद आंसर हो गया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष, क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश किस नियम के तहत स्वीकार किया जाता है? हमारे राजस्थान में जिस तरह से माताओं को डिलीवरी होने पे मातृत्व अवकाश मिलता है, वैसे ही बच्चा होने पे उनके पिताओं को, बच्चों के पिता को, पुरुष को भी पितृत्व अवकाश या पैटर्निटी लीव मिलता है। 15 दिन की छुट्टी वो व्यक्ति ले सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कौन से नियम में? तो देखिए, इसका नियम तो वैसे 103A है जिसमें पितृत्व अवकाश की छुट्टियां लिखी हुई हैं, लेकिन 122 में लिखा हुआ है कि ये अवकाश जो है ये परिवीक्षाधीन को भी मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर नंबर 1, 122 और 103A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के अवधि में नकद भुगतान किया जाता है। इसका मतलब है, अभी हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉय के खाते में हर साल 30 दिन की छुट्टियां जोड़ी जाती हैं। मान लो कि एम्प्लॉय ने छुट्टियां जोड़ते जोड़ते कई सालों में 300 छुट्टियां इकट्ठी कर ली। अब वो रिटायर हो रहा है, तो जब वो रिटायर हो रहा है तो क्या इन 300 छुट्टियों के बदले में उसको पैसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर एक महीने की सैलरी 60,000 है तो 60,000 इंटू 10 महीने की सैलरी कर लो, इतने पैसे उसको नगद में मिलेंगे। आप सुनते हो ना, सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, 20 लाख रुपए लाया, 50 लाख लाया, वो इन्हीं सब चीज़ों के मिलते हैं, PF का पैसा, पेंशन का पैसा, और इन सब के अलावा छुट्टियों के बदले में नकदीकरण, ग्रेच्युटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है 91B। 91B में लिखा हुआ है कि उसको पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी वैदेशिक सेवा की समाप्ति पर अवकाश लेता है तो उसका प्रत्यावर्तन किस दिन प्रभावित होगा? वैदेशिक सेवा का मतलब होता है फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस से कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि फॉरेन सर्विस का मतलब है कि अमेरिका जाके नौकरी करनी है। नहीं, जिस विभाग में आपका रिक्रूटमेंट होता है, कई बार लोग अपने डिपार्टमेंट के अलावा, रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे में सेवाएं देते हैं। जैसे आप कल को जूनियर अकाउंटेंट बनोगे तो आपका जो रिक्रूटमेंट हुआ वो बेसिकली वित्त व लेखा विभाग के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स के द्वारा किया गया। आप राजस्थान सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन आप यहाँ से सर्विस देने के लिए चले गए किसी बोर्ड में, आप सर्विस देने
करने के लिए चले गए राजस्थान सरकार की किसी कंपनी में, तो जब वहाँ पे आप सेवाएं देने जाते हैं तो आपकी फॉरेन सर्विस या वैदेशिक सेवा कहलाती है। वैदेशिक सेवा आपकी खत्म हो रही है मान लीजिए 13 जून को, अब आप उस दिन छुट्टी ले लेते हैं, तो वो किस दिन उसका प्रत्यावर्तन प्रभावी होगा? सही जवाब होगा उस दिन से जिस दिन सरकार निश्चित करे। नेक्स्ट करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान उधार लेने वाली संस्था नियोजक द्वारा सरकारी कर्मचारी का कौन सा अंशदान राज्य सरकार को चुकाया जाएगा? इसका मतलब है जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सेवाएं देने जाते हैं तो उसको प्रतिनियुक्ति बोला जाता है, डेपुटेशन बोला जाता है। डेपुटेशन का मतलब है आपकी नौकरी लगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट राजस्थान में, फिर आपने देखा अखबार में विज्ञापन आया और केंद्र सरकार ने लिखा कि हमें होनहार, इंटेलिजेंट, 10 साल के अनुभवी अकाउंटेंट्स की जरूरत है, लेकिन हम उसी को लेंगे जिसको सरकारी नौकरी का अनुभव हो, तो सरकारी नौकरी में हो। तो आप अपनी नौकरी छोड़े बिना प्रतिनियुक्ति पे, डेपुटेशन पे कुछ साल के लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए सेवाएं देने के लिए वहां जा सकते हैं। अगर आप वहां जाते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आपकी संस्था है वो तो आपका पैतृक संस्थान कहलाएगा राजस्थान वाला, जो आपको लेके जा रहे हैं वो बोरोइंग एंटिटी, बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन या उधार लेने वाला संस्थान कहलाएगा। तो वो हर महीने कौन सा पैसा राजस्थान सरकार को भेजेगा? तो इसका सही जवाब होगा पेंशन अंशदान। इसको ध्यान से देखा जाए तो निकाय अंशदान नाम का कोई भी पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता नहीं, शिक्षा उपकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से कोई वास्ता रखता नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो वैसे ही गलत जवाब है, तो सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि निम्न में से कौन सा विवरण सही है? व्हाट इज ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं किस बारे में है। क्वेश्चन कहता है सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका लौटाई जाएगी। तो इसका मतलब है क्वेश्चन सेवा पुस्तिका के बारे में है। सेवा पुस्तिका क्या होती है? जैसे एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करता है तो उसके बारे में एक किताब बनाई जाती है जिसे सेवा पुस्तिका या सर्विस बुक बोलते हैं। कर्मचारी की जिंदगी में, जिंदगी मतलब सर्विस लाइफ में उसकी जो भी होगा, उसका ट्रांसफर हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, जो भी होगा, या उसको नोटिस मिल गया, उसकी कोई सजा हो गई, वो सब उसमें लिखा जाता है, तो हर डिटेल उसमें होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कर्मचारी के रिटायर होने पे उसको सर्विस बुक लौटाई जाएगी? गलत जवाब है। सर्विस बुक कभी भी हम एम्प्लॉय को लौटाते नहीं है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिस में रहेगा। हमसे पूछा गया था कि कौन सा विवरण सही है, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा, सरकारी कर्मचारी को भुगतान पर सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति नहीं दी जाएगी। द्वितीय प्रति दी जा सकती है, तो एम्प्लॉय चाहे तो पैसे देके सेकंड कॉपी मांग सकता है। नॉर्मली 2 रुपए पर पेज के हिसाब से एम्प्लॉय से पेमेंट लेते हैं, उसको फोटोकॉपी दे देते हैं। सेवा में व्यवधान को सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर सर्विस बीच में रुकी है, इंटरप्ट हुई है, सर्विस में ब्रेक आया, तो वो लिखा जाएगा, डेफिनेटली लिखा जाएगा। किसी भी मामले में सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है जैसे आप पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सर्विस बुक नहीं आई तो ऐसे में एम्प्लॉय जो है उसकी फोटोकॉपी आपको दे देता है, उसके आधार पर किया जा सकता है। तीनों जवाब सही है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के संबंध में सामान्य शर्तें किस नियम में दी गई हैं? तो देखिए ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल था नहीं, याद होना चाहिए था कि नियम संख्या 167 है जिसके अंदर बताया गया है। ये प्रदत्त अधिकार क्या होते हैं? मान लीजिए कि मेरे कुछ अधिकार हैं और मैं अपने सारे अधिकार खुद प्रयोग करने की बजाय अपने कुछ अधिकार अपने अधीनस्थ को, नीचे वाले को दे देता हूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिकारों को प्रदत्त करना। अंग्रेजी में बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि डेलीगेशन ऑफ पावर का यूज करना कौन से नियम में दिया गया है? रूल नंबर 167 है आरएसआर का, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण समय। कार्यभार ग्रहण को हम लोग, कार्यभार ग्रहण करने का समय का मतलब क्या होता है? जब किसी का ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसफर के बाद में वो पुरानी नौकरी छोड़ के जाएगा, अगली जगह जाके ज्वाइन करेगा, तो बीच में टाइम लग जाता है, वो कार्यभार ग्रहण है। मतलब नई नौकरी पे जाने के लिए कितना समय मिलेगा, उसको ज्वाइनिंग टाइम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ज्वाइनिंग टाइम किस लिए दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला सवाल है सार्वजनिक हित में स्थानांतरण पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पदभार ग्रहण करने के लिए। जयपुर में पोस्टिंग है, ट्रांसफर हो गया उसका बीकानेर, तो जयपुर से बीकानेर जाने में समय लगेगा, उसके लिए दिया जाता है। ये तो बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट है। अवकाश पर परिवार के साथ घूमने के लिए, जी नहीं, उसके लिए कोई कार्यभार नहीं मिलता। स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण पर जो व्यक्ति खुद की एप्लीकेशन देकर ट्रांसफर करवाते हैं उनको भी ये कार्य ग्रहण काल नहीं दिया जाता। तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर से ट्रांसफर होता है, पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है, वो होगा, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा बन गया 114। 114 नंबर क्वेश्चन भी अगेन कार्य ग्रहण के बारे में ही है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण नियम 1981 के नियम 6(1) में प्रावधान है कि क्या क्या प्रावधान है? कार्यग्रहण काल के दौरान अतिरिक्त भत्ते की देयता, जी नहीं। जब कोई आदमी ज्वाइनिंग टाइम पे होता है तो उसको कोई एडिशनल अलाउंस नहीं मिलता। इसका मतलब आप जयपुर में नौकरी करते थे नगर निगम में, यहाँ से आपका ट्रांसफर हो जाता है अजमेर में, जयपुर से आपने कागज सबमिट कर दिया अपने कि मैं आज से अपना चार्ज छोड़ता हूँ, अजमेर जाके चार्ज लेना है, बीच में 3 दिन लग गए, इन 3 दिन में आपको कोई एक्स्ट्रा भत्ता नहीं मिलता, नॉर्मल सैलरी मिलती है। देय कार्यग्रहण काल की
अनप्रयोजित अवधि को कर्मचारी के उपार्जित अवकाश में जोड़ना। इसका मतलब है आपको 15 दिन का कार्यग्रहण काल मिला, उसमें से आपने 5 ही दिन का यूज़ किया, आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, सरकार के प्रति समर्पित हैं, 10 दिन की छुट्टियां बचा ली, तो उन छुट्टियों को आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। क्या छुट्टियां लैप्स होंगी? नहीं, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यग्रहण काल के दौरान राज्य कर्मचारी को निम्न में से कौन सा वेतन देय नहीं है? तो जिस समय किसी कर्मचारी को ज्वाइनिंग टाइम मिला होता है, तो ज्वाइनिंग टाइम के दौरान उसको कौन सी सैलरी इसमें से नहीं मिलती? सबसे पहले है बेसिक सैलरी या मूल वेतन। तो जो सैलरी का पहला हिस्सा होता है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मूल वेतन कहलाता है, वो तो सबको मिलता ही है, उसको हम कभी नहीं काटते। मकान किराया भत्ता, एम्प्लॉय का ट्रांसफर भी हो गया तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि भाई ट्रांसफर हो गया तो 5 दिन तक जब तक नई जगह नहीं जाएगा तब तक क्या उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दें? नहीं। तो मकान किराया भत्ता या हाउस रेंट अलाउंस मिलता रहता है। महंगाई भत्ता महंगाई से लड़ने के लिए मिला जाता है, दिया जाता है। तो एम्प्लॉई अगर ट्रांसफर हो गया तो कौन सा, उसकी महंगाई खत्म होगी तो ये तो मिलता रहेगा। वाहन भत्ता उसको नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर वो जयपुर से अजमेर जा रहा है, 2 दिन का समय उसको दिया गया, तो उस 2 दिन वो सरकारी गाड़ी यूज नहीं करेगा, और इन 2 दिन के लिए आने जाने की जो गाड़ी वगैरह होगी उसके पैसे अलग से लेगा, इसलिए उस टाइम पे उसको वाहन भत्ता नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी का कार्यग्रहण काल कब से प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 116, कि सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया, अब कब से उसका ज्वाइनिंग टाइम शुरू होगा? उस टाइम से शुरू होता है जब वो पुरानी पोस्ट पे अपना त्यागपत्र या अपना जो पदभार है वो सौंप देता है। तो सही आंसर होगा पूर्व वाले पद पर कार्यमुक्त होने से। कार्यमुक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं कि उसको अभी हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया, या अंग्रेजी में बोलते हैं हम उसको रिलीव कर दिया। तो जैसे रिलीविंग मिलेगी आपको तो ये इफेक्टिव हो जाएगा सोमवार से, महीने की पहली तारीख से। ये सब यूजलेस ऑप्शन थे, इनको देखते ही आप सही आंसर का अंदाजा लगा सकते थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 ये कहता है कि राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण काल मतलब ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 81 के अंतर्गत एक सरकारी कर्मचारी को नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए नए पद स्थापित स्टेशन तक यात्रा करने के लिए दिए जाने वाला समय क्या कहलाता है? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को मतलब यूँ समझ लीजिए फ्री के नंबर देने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन खुद पूछ रहा है कि कार्यभार ग्रहण काल नियम है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स हैं, उसमें अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ज्वाइनिंग के लिए जो टाइम दिया जाता है वो क्या कहलाएगा? कार्यभार ग्रहण काल कहलाएगा। यात्रा का समय नहीं है, तैयारी का समय नहीं है, विश्राम काल नहीं है। तो सही आंसर होगा ज्वाइनिंग टाइम, कार्यभार ग्रहण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के लिए बाद स्थानांतरण पर अन्य स्थान पर जाए तो उसको कार्य ग्रहण काल कितना मिलेगा? इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोगों के बारे में अखबार में सुनते हैं ना आपकी, उस XYZ अधिकारी को एपीओ कर दिया गया। जिसको एपीओ किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में। अंग्रेजी में बोला जाता है अवेटिंग फॉर पोस्टिंग ऑर्डर। तो जैसे मान लो आप किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे, आपको वहां से तो हटा लिया, लेकिन अभी आपको नए डिपार्टमेंट में लगाया नहीं, तो जो बीच का टाइम होता है एपीओ कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति एपीओ पे बैठा है तो उसको नई नौकरी ज्वाइन करने में कितना समय मिलेगा? लॉजिकली कम मिलना चाहिए। क्यों? जो आदमी पहले एक जगह पोस्टेड था, पहले वो वहां का काम निपटाएगा, वहां से अपने आप को मुक्त कराएगा, फिर अपनी तैयारियां करेगा, तब नई जगह जाएगा। जो पहले से आदेशों की प्रतीक्षा में है उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो बोरिया बिस्तर बांध के बैठा है, आदेश आते ही भाग के ज्वाइन कर लेगा। सही आंसर होगा 4 दिन, 4 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, नियम 5(4) में इंगित सीमा से अधिक कार्यभार ग्रहण काल के समय में अधिकतम 30 दिन तक की वृद्धि के द्वारा किसके द्वारा स्वीकृत की जा सकती है? इसका मतलब है कि इन जनरल रूल नंबर 5(4) जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम कार्यभार ग्रहण कितना ले सकते हो, लेकिन जनरली वो 15 दिन तक होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस कार्यभार ग्रहण काल को 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसकी पावर है? तो ये नॉर्मली जिस डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड होते हैं उसके इंचार्ज, उसके हेड की पावर होती है। सही आंसर होगा विभाग का अध्यक्ष। आंसर नंबर 3, विभागाध्यक्ष की शक्ति होती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवीक्षणाधीन से तात्पर्य क्या है? तो परिवीक्षणाधीन या प्रोबेशनर कौन कहलाता है? पहला है प्रशिक्षु, जी नहीं, प्रशिक्षु को अंग्रेजी में ट्रेनी बोलते हैं। ट्रेनी वो है जो ट्रेनिंग लेगा और उसके बाद में चला जाएगा। पार्ट टाइम सलाहकार, पार्ट टाइम एडवाइजर तो सिर्फ 2 घंटे 1 घंटे सलाह देने आता है, सलाह देने के बाद उसका कोई लेना ना देना है, ये सरकारी नौकरी में है ही नहीं। तीसरा लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जिसे किसी सेवा के संवर्ग में स्थायी रिक्त पद पर नियुक्त किया गया है और चयन करके नियुक्ति की गई है। तो जैसे मान लीजिए कि जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा ऑर्गेनाइज हुई तो खाली पद था, खाली पद पे आपकी नियुक्ति की गई, आपकी नियुक्ति के बाद में आपको ज्वाइन कराया गया और फिर उसको आपको 2 साल के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी बोला जाएगा। तो सही जवाब होगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानदेय से क्या अभिप्राय है? मानदेय को अंग्रेजी में बोलते हैं हम ऑनरेरियम। ये ऑनरेरियम क्या है? मान से जुड़ा हुआ है। मान सम्मान किसको दिया जाता है? नॉर्मली उन लोगों को दिया जाता है कि कई लोग ऐसे हैं
जो जैसे मान लो कि आप एक रिटायर्ड कर्मचारी हो या आप कुछ और कहीं पे पोस्टेड हो और आपको बुला के बोला जाता है कि राजस्थान के बजट में आपकी विशेष ज्ञान की ज़रूरत है, 2 दिन के लिए मदद कर दो। वहाँ पे जाके आप कुछ काम कर आए, उस काम के बदले में कोई सैलरी नहीं होती, लेकिन आपके मान सम्मान में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है, वो आपका मानदेय या ऑनरेरियम कहलाता है। तो इसका सही आंसर व्यक्तिगत वेतन होगा नहीं। परिकल्पित वेतन को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, ये पर्सनल से पे हो गया, ये एज्यूम्ड पे हो गया। विशेष वेतन स्पेशल पे गलत जवाब है। सही जवाब होगा राज्य कर्मचारी को सामयिक अथवा कभी कभार की प्रकृति के एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो हमारे लिए कहलाता है बेसिकली मानदेय। और ये आवर्तक नहीं होता, मतलब बार बार हो या बार बार नहीं हो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा नियम खंड 1 के किस नियम में प्रथम नियुक्ति के समय आयु परिभाषित है? इसका मतलब क्या है? देखो, सरकारी नौकरी में आयु बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आयु के आधार पे आपका रिटायरमेंट डिसाइड होगा। आप 32 साल में ज्वाइन करोगे तो 18 साल में 32 साल की उम्र में ज्वाइन करोगे तो 28 साल में रिटायर हो जाओगे। आप ज्वाइन 40 साल की उम्र में करोगे तो 20 साल में रिटायर हो जाओगे। तो आयु क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसलिए हमारा जो ये कानून है, इस कानून में पहले से ये लिख दिया गया कि ज्वाइनिंग के टाइम आपकी आयु कितनी मानेंगे। आजकल तो क्या होता है कि 10वीं की मार्कशीट वगैरह होती है, वहाँ से देख लेते हैं। पहले मार्कशीट्स वगैरह नहीं होती थी, तो उन सब में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता था। एक बार सर्विस बुक में लिख दिया गया तो आयु कंफर्म हो जाती थी। तो सही जवाब होगा इसका नियम 8A। तो नियम 8A में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम का नियम 9 निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, राजस्थान सर्विस रूल में जो रूल नंबर 9 है उसका संबंध किससे है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होगा तभी इसका जवाब कर पाएंगे। नाम में परिवर्तन से संबंधित ये है नहीं। पहली ज्वाइनिंग पे हर आदमी को मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो ये उसका प्रावधान नियम संख्या 9 में है। जन्म तिथि भी नहीं है और पदाधिकार भी नहीं है। सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 हमसे पूछता है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना हो तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए जाने वाले राज्य कर्मचारी कौन कौन है? तो देखो, धारा संख्या क्वेश्चन संख्या 124 पूछ रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता। तो पहली बात, ये बड़ा सिंपल है, जो आदमी एकदम फ्रेशर ज्वाइन करता है उसको तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना ही है। लेकिन उच्च सेवा का एक राज्य कर्मचारी जो 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त किया गया हो, तो जो टेम्परेरी पोस्टिंग है वो भी 3 महीने से कम है, उसको नहीं देना पड़ता। उसके बाद में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो लोग चयनित हुए हैं और परीक्षा का पार्ट था मेडिकल होना, अगर परीक्षा में मेडिकल हो गया तो उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। 2 को तो जरूरत नहीं है। तीसरा है, वो व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ज्वाइन किया हो। इसका मतलब एक आदमी का रिटायरमेंट हुआ 60 साल की उम्र में और बिना गैप के उसी टाइम अगले दिन से उसको वापस नियुक्त करा लिया तो उसको भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मान लो कि वो 6 महीने बाद आएगा, गैप दे के आएगा, तो उसको जरूरत पड़ेगी। तो जो सही जवाब होगा वो होगा ये सभी, किसी को आवश्यकता इनमें से नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत क्या है? व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लियन? पदाधिकार अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में, 101 में हमने पढ़ा, एक ही समय में एक स्थायी रूप से रिक्त पद पर 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई पद स्थायी है तो उस पर एक से ज्यादा व्यक्ति स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकते, एक बार में एक ही नियुक्त होगा और जो पहले नियुक्त हो गया उसका उसके ऊपर पदाधिकार बन जाएगा, लियन बन जाएगा। दूसरा, एक कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार है। ये भी ठीक है। एक पोस्ट पे पहले मेरा पदाधिकार है, मैं वहां पे नियुक्त किया जा चुका हूं, जब तक मैं वहां से पदाधिकार समाप्त नहीं करता, मैं हट नहीं जाता, तब तक दूसरे को नियुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, एक कर्मचारी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर एक साथ स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी ठीक है। ना तो एक पद पे 2 लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, ना ही एक व्यक्ति को 2 पोस्ट पे नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भी ठीक है। तो सही आंसर होगा हमारा ये सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी ही हम लोग मिलते हैं एक और ऐसे सेशन के साथ में। तब तक यूं ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।